ब्लू कलर का लिटमस हो या फिर रेड कलर का लिटमस हो, वो एसिड और बेस में जाने के बाद उसका कलर कैसा रहेगा? आखिर हम पकौड़ों में ऐसा कौन सा केमिकल डालते हैं कि वो क्रिस्पी एंड फ्लफी हो जाए? आखिर वो बेसिक कॉमन डिफरेंस क्या है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में? तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट का पीवाईक्यू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये हेल्प करेगा कि बोर्ड एग्जाम में एसिड बेस एंड सॉल्ट से किस तरह के क्वेश्चन का रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक है, कितना तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस किस पोर्शन से ज्यादा पूछा गया है। पूरा क्वेश्चन लिया गया है, 4 से 5 साल का क्वेश्चन है। आप इस पूरे वीडियो को पूरे अच्छे से देखोगे और कोशिश करोगे कि बिना बुक के हेल्प लिए, बिना किसी नोट्स के हेल्प लिए सारे क्वेश्चन को खुद से करने का। इससे पता चलेगा कि आप इस चैप्टर से रिलेटेड कितना अपने आप को प्रिपेयर कर पाए हो और कितना प्रिपेयर करना रह गया है। साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आंसर लिखने से ही मार्क्स नहीं मिलता है, आपको इंप्रेस करना पड़ेगा एग्जामिनर को। एग्जामिनर कैसे इंप्रेस होगा वो सारा चीज इस वीडियो के लेक्चर में बताया गया है। आप उसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे और उसको अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे ताकि आपका मार्क्स जो है वो इनहैंस हो सके। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 2023 के एक क्वेश्चन से। क्या दिया गया है कि द टेबल हैज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीएच। ठीक है, पीएच के बारे में कुछ टेबल दिया गया है एंड द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, ऑफ द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस के नेचर्स के बारे में बताए गए हैं, एसिड है कि बेस है, और उनके पीएच के बारे में बताए गए। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन दिया गया ये टेबल में, और आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। हमें चुनना है ये 4 में से कौन सा सब्सटेंस का जो नेचर है या फिर पीएच का वैल्यू है वो क्या दिया गया, एकदम सही दिया गया। ठीक है, देखते हैं। देखो, लेमन जूस क्या होता है, एक सिट्रिक एसिड होता है उसमें। ठीक है, और उसमें क्या होता है, नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, तो एसिडिक नेचर होता है तो पीएच का वैल्यू तो सही है। पीएच पेपर पे लगभग कलर ऑरेंज रेड टाइप आता है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक नेचर दिया है, ये तो फिर गलत है ना। ठीक है, सिमिलरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस नेचर का होता है, बेस दिया है, सही है। इसका पीएच जो होता है वो भी 10 के आसपास होता है, वीक बेस के कैटेगरी में काउंट होता है। और इसका पीएच क्या होता है, इसका कलर क्या होता है पीएच पेपर पर, ब्लू। ठीक है, ये अपना अभी तक का हमें सही मिला। बाकी का 2 और ऑप्शन को वेरीफाई करते हैं। देखिए, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, HCl का सॉल्यूशन, और HCl के सॉल्यूशन का पीएच 1.51 के आसपास होता है। ठीक है, वो 6 नहीं होता है, तो यहां से ये गलत हो गया। बाकी 2 इंफॉर्मेशन एसिडिक और रेड लगभग सही है। ठीक है, प्योर वाटर क्या होता है, कि न्यूट्रल नेचर का होता है, सही है। पीएच न्यूट्रल का क्या होता है 7, ये भी सही है। बट यहां पर कलर और पीएच कर दिया येलो, ये येलो नहीं होगा। ठीक है, कलरलेस रहेगा, या फिर ब्लू है तो ब्लू रहेगा, रेड है तो रेड रहेगा। ठीक है, बट ये जैसे पीएच पेपर आता है 2 वैरायटी में, एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, तो ब्लू पीएच पेपर पर आप पानी डालेंगे तो इट विल स्टिल रिमेन ब्लू। ठीक है, और रेड वाले पर अगर आप पानी डालोगे तो वो भी रेड ही रहेगा, येलो में मतलब कोई कलर कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वॉशिंग सोडा का जो ये फॉर्मूला दिया गया है ये कौन सा सही है। ठीक है, ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला है NaHCO3। NaHCO3 का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको कॉमनली हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है Na2CO3 5H2O। ठीक है, 5H2O ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट का पार्शियली हाइड्रेटेड हुआ। ठीक है ना, तो ये अपना वॉशिंग सोडा नहीं होगा, क्योंकि वॉशिंग सोडा वाला ऑप्शन तो ये दिख रहा है हमें सी। ठीक है, क्या है Na2CO3 10H2O, क्योंकि वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेका मतलब 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जबकि बी ऑप्शन में क्या है 5। क्लियर है बात, तो ऑप्शन सी यहां पर सही है, और ये आपका हो गया वॉशिंग सोडा। ठीक है, ऑप्शन 4 क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग कॉमनली जानते हैं कास्टिक सोडा के नाम से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। यहां पर हमसे क्वेश्चन किया गया है 2023 में 2 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपाउंड एक्स
विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, यानी कोई कंपाउंड एक्स है जो कि जिप्सम से हमको क्या क्या मिलता है, वो मिलता है, ठीक है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विथ प्रॉपर अमाउंट ऑफ और प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्या बोला जा रहा है इससे कि जिप्सम से हम कोई चीज यानी एक्स कंपाउंड को प्रिपेयर करते हैं और उसमें इतना प्रॉपर्टी होता है कि जब उसमें हम एक पर्टिकुलर लिमिटेड या फिर एक एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर के साथ उसको मिक्स करें तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जिप्सम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, ये अपना क्या है, जिप्सम है, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसको हम क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो ये बनता क्या है, इसका होता है पार्शियली डिहाइड्रेशन और बनता है CaSO4 हाफ H2O प्लस में 3/2 H2O क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। अब यहां पे ये जो चीज बना है दैट इज X, यही क्या है हमारा X है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन शॉर्ट POP। सो POP हमारा क्या हुआ, X हुआ, तो कंपाउंड X क्या यहां पर हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका नाम क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और अब हम देखते हैं कि इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि इसको जब हम ये क्या करें, प्रॉपर क्वांटिटी यानी एक मॉलिक्यूल को अगर हम क्या करें 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्रोवाइड करें तो ये वापस से क्या बन जाएगा, जिप्सम ही बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये POP से वापस से क्या बन गया, जिप्सम, और जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है। और ये कैसे बना, तो हमने POP में इतना 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को क्या किया, ऐड किया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे हो सकता है, कैसे, मतलब एटम और मॉलिक्यूल को तो आधा या फिर फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं, तो होता क्या है समझिए, देखो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं, लिसन, यहां पर होता क्या है कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में शेयर्ड रहता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O के साथ में क्या रहता है, शेयर्ड रहता है। तो अब कैल्शियम सल्फेट के साथ में हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, 2CaSO4 प्लस में 1 H2O, ये फॉर्मूला है आपका POP का, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्मूला ये भी हो गया कि देखो 2 कैल्शियम सल्फेट के लिए कितना आया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आया, तो 1 कैल्शियम के लिए, 1 कैल्शियम सल्फेट के लिए कितना आएगा, हाफ, यानी कि CaSO4 हाफ H2O, क्लियर है। तो ये भी POP का ही फॉर्मूला है, बट ये 1 मॉलिक्यूल के लिए है, ये 2 मॉलिक्यूल के लिए। अगर आपको ऑप्शन में दे दे, 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है कि कौन सा फॉर्मूला क्या है, POP का सही है, तो ये एक में ये दिया है, दूसरा में ये दिया है, तीसरा में कुछ और दिया है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपको दिया है A एंड B बोथ, तो आपको इन दोनों पर जाना है, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, फॉर्मूला ही है कैल्शियम, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्लियर है। यहां पर आपने सबस्टांस X को पहचान लिया, क्या है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें हमने क्या डाला, वाटर डाला, तो ये अगेन बन गया जिप्सम, दैट्स वाई इसके पास प्रॉपर्टीज क्या आ गया, हार्ड होने का, ठीक है। जिप्सम क्या होता है, हार्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कॉम्पोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर के बारे में समझिए थोड़ा सा। बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का मतलब यह हो गया कि NaHCO3, क्लियर है, NaHCO3। और आप समझो जब हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, देखिए हम बेकिंग सोडा को क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कचौड़ी या फिर कुछ बनाने के लिए हम यूज करते हैं, तो इसको जब डालेंगे ना तो इसको भी ये हीट होगा, मैदा में हम डालेंगे और ये क्या होगा, हीट होगा। हीट होने के कारण से ये क्या देता है, आप देखिए Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 गैस, क्लियर है। अब ये जो Na2CO3 बना, ये कैसा हो गया, बेसिक नेचर का हो गया,
ठीक है। बेसिक नेचर होने का मतलब यह हुआ कि उस सबस्टांस में, उस फूड प्रोडक्ट में क्या आ गया, बिटरनेस आ गया, कड़वापन आ गया। अब इस कड़वापन को तो खत्म करना है। इस कड़वापन को खत्म कौन करेगा, जो कि इसके नेचर का अपोजिट होगा, यानी कि बेस का अपोजिट क्या होता है, एसिड। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसी NaHCO3 के साथ में देखो हम क्या करते हैं, इसी NaHCO3 के साथ में कोई भी खाने वाला एसिड को ऐड कर देते हैं। ठीक है। नॉर्मली आपके बुक में जो ऐड किया गया है वो एसिड, जिसको हम लोग बोलते हैं इडेबल एसिड, यानी खाने योग्य एसिड, उसको हम बोलते हैं टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। अब ये सिर्फ और सिर्फ बेकिंग सोडा नहीं रहा, अब इन दोनों के मिलाकर हम बोलेंगे बेकिंग पाउडर। क्लियर है। हम इसमें बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड क्यों डालते हैं, आपको इसका जवाब मिल गया, टू कंपनसेट द बिटरनेस विच इज फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज बेकिंग सोडा। अब आप बोलोगे सर फिर जब ये कड़वाहट देता है तो फिर बिटरनेस या फिर बिटरनेस देता है तो इसका जरूरत ही क्या है डालने में। ठीक है। देखो ध्यान समझिए, ये क्या करता है, इसको डालने से फायदा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को अगर हम फूड प्रोडक्ट्स में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको फ्लफी बनाता है, उस फूड प्रोडक्ट को क्या बनाता है, फ्लफी बनाता है, और साथ साथ में थोड़ा सा उसको क्या क्रिस्पी देता है। ठीक है। और फ्लफी कैसे बनाता है समझिए, इस फॉर्मेशन में क्या बन रहा है, CO2 भी तो बन रहा है ना। अब ये CO2 क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि इसमें है, ये फूड प्रोडक्ट है, इसमें CO2 इसके अंदर बना। अब ये CO2 क्या करेगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, वहां पर पोर्स बनाते हुए जाएगा, छोटा छोटा होल्स, माइनर होल्स बनाते हुए जाएगा, और इस होल्स में क्या होगा, इस होल्स में बाहर से हवा आकर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है। और जैसे ही बाहर से हवा आकर ट्रैप हो गया तो उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, इसीलिए फ्लफी हो गया। आप देखे होंगे पाव रोटी हो गया या फिर बेकिंग केक वगैरह हो गया, उसमें क्या होता है कि ऐसे रहता है, देखो बाबू ऐसे रहता है, और इसमें क्या रहता है, बहुत माइनर माइनर होल्स रहता है। ठीक है। और वो होल्स कैसे बना, ऐसा थोड़ी कोई कारीगर आया और उसमें से बैठकर छेदा कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो CO2 यहां से निकला है बाय फॉर्मेशन ऑफ पोर्स, और उसी पोर्स में, उसी माइनर होल्स में हवा आकर भर गया ताकि वो क्या हो गया, फ्लफी हो गया। ठीक है। तो इसका कारण ये है, ये इसीलिए हम लोग क्या डालते हैं, इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। और बेकिंग सोडा डालने का बेनिफिट तो ये है, बट उसका डिसएडवांटेज एक हो जाता है कि ये बिटरनेस स्वाद दे देता है, और इस बिटरनेस को खत्म करने के लिए हम क्या डालते हैं, कोई इडेबल एसिड विच इज कॉमनली यूज्ड टार्टेरिक एसिड। ठीक है। और टार्टेरिक एसिड एंड बेकिंग सोडा, इन दोनों के कॉम्पोजिशन को, इन दोनों के मिक्सचर को ही हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है। तो आई होप कि ये वाला आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको अपने लैंग्वेज में सेंटेंस फॉर्म करके लिखिएगा, प्लस में ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं ना, वो इक्वेशन भी लिखिएगा, ताकि आपको एक अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल सके। देखो एग्जाम में आप केवल लिखोगे ना पैराग्राफ, तो उससे नंबर, मतलब एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होता है। आप क्या करो, थोड़ा सा पैराग्राफ लिखो, 2-3 लाइन, फिर उसके बाद एक अगर इक्वेशन बनता है उस क्वेश्चन में तो इक्वेशन जरूर लिखो, साथ में अगर एग्जाम्पल बनता है तो एग्जाम्पल लिखो। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में CBSE टीचर्स का जो इवेल्युएट करने का माइंडसेट क्या होता है, वो होता है कि उसको ज्यादा पढ़ना ना पड़े, उसको एक झलक में ही आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर मिल जाए। तो एक झलक में कैसे आंसर मिलेगा, या तो आप डायग्राम कुछ बना दो, या तो बढ़िया एग्जांपल लिखो, या तो इक्वेशंस वगैरह लिखो। इसी से पैराग्राफ वो लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है। तो आई होप ये सब तरीका है थोड़ा सा एग्जामिनर को इंप्रेस करके अपने एग्जाम में थोड़ा सा अच्छा नंबर लाने का। ठीक है बात। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया 2020 में MCQ टाइप में। बोल रहा है कि बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर। अभी हमने आपको बताया कि बेकिंग सोडा मिक्सचर किसका होता है। देखो बेकिंग सोडा जो मिक्सचर होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। एकदम सही हो आप लोग। ठीक है। प्लस में टार्टेरिक एसिड। ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको बताया। ठीक है। और
इसके अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बाकी ऑप्शन में क्या है, सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, ये नहीं हो सकता है। सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड वाला कंपोनेंट तो सही है, बट ये सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडा एस या फिर एनहाइड्रेटेड वॉशिंग सोडा। ठीक है बात, सी ऑप्शन हो ही गया। डी ऑप्शन में देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, इस वाले में ये वाला तो सही है, बट ये वाला पोर्शन क्या हुआ, गलत हुआ। एसिटिक एसिड को हम लोग इडेबल एसिड के रूप में नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बाबू, सी हो गया। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है, आप समझो, जिप्सम को जब आप हीट करोगे एट 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको क्या मिलेगा, उसका एनहाइड्रस रूप से या फिर पार्शियली हाइड्रेटेड, ठीक है ना, वो मिलेगा। क्या होता है जिप्सम, CaSO4 2H2O, इसको हमने हीट किया एट 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे, तो ये बन गया CaSO4 डॉट हाफ H2O, और इसमें से 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O क्या हो गया बाबू, इवापोरेट हो गया। ठीक है, तो ये अपना था जिप्सम, और ये है अपना POP, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कहां दिख रहा है, देखो ऑप्शन सी में, देखो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इसका केमिकल नेम क्या होता है समझिए, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी क्यों, जैसे आप समझो स्फेयर, फुल स्फेयर होता है, स्फेयर का आधा, हेमी स्फेयर यानी कि मॉलिक्यूल इसमें कितना है, वाटर का हाफ है, इसीलिए हेमी हो गया। ठीक है, बाकी सब आप देख लो, CaSO4 2H2O, ये खुद जिप्सम है, ये क्या है, जिप्सम है। ठीक है, यहां पर एक और चीज दिख रहा है हमें, देखो कैल्शियम सल्फेट डॉट H2O, ये भी हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए जरा, ये कैसे बना, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हाफ H2O कैसे हुआ, आधा मॉलिक्यूल ऑफ H2O कैसे हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है, देखो कैल्शियम सल्फेट 2 है ना, 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल एक H2O के साथ में क्या किया है, शेयर किया है, तो इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2CaSO4 डॉट 1H2। सही है, लेकिन ये हुआ 2 मॉलिक्यूल के लिए, ये किसके लिए हुआ, 2 मॉलिक्यूल के लिए, और एक मॉलिक्यूल के लिखना होगा तो एक कैल्शियम सल्फेट के खाते में कितना जाएगा, हाफ H2O। सही बात है, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये दोनों ही फॉर्मूला है कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आप देखो इस क्वेश्चन में सी और डी दोनों ही आंसर हो सकता है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बोनस मिल जाए या फिर क्या, बट आपको टिक करना होगा तो दोनों करोगे। ठीक है, बट माय पर्सनल सजेशन वुड बी, मेरा पर्सनल सजेशन ये हुआ कि अगर दोनों में से अगर आप एक टिक करना चाहते हो तो यू कैन गो विद द ऑप्शन सी। क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है केमिकल फॉर्मूला, और केमिकल फॉर्मूला जब भी हम लोग लिखते हैं तो 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं, और 1 मॉलिक्यूल के लिए तो ऑप्शन सी में ही दिख रहा है, क्योंकि डी वाला ऑप्शन तो 2 मॉलिक्यूल के लिए है। एड ऑन इंफॉर्मेशन ये है कि ये भी केमिकल फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, डी वाला ऑप्शन भी, बट वो रिप्रेजेंट करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और 1 मॉलिक्यूल के लिए CaSO4 हाफ H2O, तो ऑप्शन सी ज्यादा सही रहेगा। आप मेरे अनुसार टिक करोगे, सही होगा। ठीक है बात। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है, इसमें बोल रहा है कि ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब A एंड B, जिसमें कि कंटेन है डाइल्यूट HCl एंड NaSCO3। देखो यहां पे एक टेस्ट ट्यूब ये है और दूसरा टेस्ट ट्यूब ये है। ये क्या है, A है, और ये क्या है, B है। इसमें क्या है, डाइल्यूट HCl, और इसमें क्या है, B वाले में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, दोनों में ही ब्लू लिटमस
सॉल्यूशन को डाला गया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डाला गया। ठीक है, बढ़िया है। देखो, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को डाला गया। अब होगा क्या, आपसे आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले ये देख लो। इन विच टेस्ट ट्यूब ए कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, स्टेट द कलर चेंज एंड गिव इट्स रीजन। आप समझिए, पहले इसके बारे में थियरी समझिए। एसिड क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। बेस क्या करता है, बेस करता है रेड लिटमस को ब्लू में कलर, ठीक है, ब्लू कलर में। अब सोचो कि कोई लिटमस है, ठीक है, कोई लिटमस है जो कि बेस में उसके साथ मिलाया गया, तो वो कैसा कलर शो करेगा, वो कलर शो करेगा ब्लू। अगर वो रेड होगा तब ना बदलकर ब्लू होगा, लेकिन सोचो अगर ब्लू ही है तो क्या होगा, फिर रेड थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि ब्लू को रेड में बदलने का एबिलिटी तो सिर्फ एसिड के पास है। बुझाया क्या बोले, हम बोल रहे हैं कि बेस है, उसके साथ में हमने लिटमस मिलाया, हमको नहीं पता वो लिटमस कैसा कलर का है, लेकिन फाइनली कलर कैसा होना चाहिए बेस में, ब्लू कलर। तो अगर ब्लू ही रंग का मिलाओगे तो वो कैसा होगा, ब्लू ही रहेगा, नो चेंज, ठीक है। लेकिन अगर उसी ब्लू को रेड में मिला दोगे, सॉरी एसिड में मिला दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, ठीक है। यानी फाइनली आपको कलर रेड दिख रहा है, यानी कि वो एसिड है। फाइनली कलर आपको ब्लू दिख रहा है, यानी कि वो बेस है। या तो वो कलर वैसा का वैसा ही रह सकता है, या तो बदल सकता है, बदलकर ब्लू हो जाए या फिर बदलकर रेड हो जाए, तो एसिड और बेस रिस्पेक्टिवली हो जाएगा, ठीक है। देखो, हम बोल रहे हैं कि एसिड में अगर ब्लू लिटमस डालोगे तो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसमें आपको कलर कैसा दिखने वाला है, फाइनली रेड। जबकि ब्लू लिटमस को डाला जा रहा है बेस के साथ में, बेस के साथ में ब्लू ही रहता है, ठीक है, ब्लू ही रहता है। अब बताओ हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच टेस्ट ट्यूब ए कलर चेंज, ध्यान से समझिए, हमसे कलर नहीं पूछ रहा है टेस्ट ट्यूब में, बोल रहा है कि किस टेस्ट ट्यूब में कलर में चेंज आएगा। तो कलर में चेंज तो ए में आया, ब्लू था हो गया रेड, ब्लू था हो गया रेड, बट बी वाले में ब्लू का ब्लू ही रह गया, बी वाले में ब्लू का ब्लू ही रह गया। तो इस वाले में अगर कलर चेंज हुआ तो अपना एक तो आंसर हो गया ए टेस्ट ट्यूब। क्या लिखोगे, एज ए टेस्ट ट्यूब, स्टेटमेंट कैसे लिखेगा आप समझिए, ठीक है। एज ए टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिडिक सॉल्यूशन एंड एसिडिक सॉल्यूशन कन्वर्ट्स या फिर टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, सो कलर चेंज ऑब्जर्वेशन विल बी सीन इन द टेस्ट ट्यूब ए, नॉट इन द टेस्ट ट्यूब बी, because test tube B contains dilute solution of sodium hydroxide which is base, and in base blue litmus remains blue, so there will be no change in the color। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए टेस्ट ट्यूब। आगे समझिए क्या बोल रहा है कि स्टेट द कलर, कलर क्या हो जाएगा, तो रेड हो जाएगा। और इसका रीजन हमने आपको बताया, क्योंकि वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर रीजन ना हमसे पूछ रहा है, रीजन को डिटेल में क्यों ब्लू से रेड हुआ, क्यों ब्लू से रेड हुआ। आप समझो इसका आंसर 10th में एकदम बिल्कुल नहीं है, और ना ही आपसे एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उस लेवल पर जाकर उसको आंसर दो। आप समझिए होता क्यों है, इसको अगर डिटेल में पढ़ा जाए तो 11th क्लास में एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें क्यूनेनाइड फॉर्म है, उस सब में इंडिकेटर्स के बारे में बड़ा अच्छे से समझाया गया है। उस पोर्शन में जब हम लोग आयनिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। कि होता क्या है कि यहां से H+ निकलकर इसके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो कलर या फिर कॉम्पोजिशन में थोड़ा स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, जिसकी वजह से कलर में बदलाव आता है। बट उतना डिटेल आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको बताना है रीजन क्यों कलर चेंज हुआ, बिकॉज ब्लू लिटमस solution will convert into red litmus will convert into red color due to the presence of acid, and acid has ability to convert or turns blue litmus to the red। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। बस इसी तरह आप लिखोगे, और ज्यादा बेटर करना अच्छे से तो आप ये दोनों डायग्राम भी बना सकते हो, ताकि एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे इंप्रेस हो जाए, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपसे 2019 यानी 2019 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 ग्राम सोडियम कार्बोनेट,
टेकन इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक बढ़िया साफ सुथरा सूखा हुआ टेस्ट ट्यूब में लिया गया है क्या, 1 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हुआ ये रहा आपके पास सोडियम कार्बोनेट, और इसमें 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाया जा रहा है। तो क्या होगा, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन कैसे होगा, तो इक्वेशन से होगा, ठीक है, रिएक्शन से होगा। तो यहां पर अगर आपको याद होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, तो जब कोई एक एसिड बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट। यहां पर सॉल्ट बनेगा NaCl, प्लस में क्या बनता है, H2CO3, एक H2CO3 बनता है। थोड़ा सा अंदर का बात बता रहे हैं, H2CO3 बनता है। अब ये हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेस है ये और ये है HCl एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी निकलेगा, और वो हीट एनर्जी क्या करेगा, इस H2CO3 को फर्दर थर्मली डिकम्पोज करके H2O प्लस में CO2 गैस बना देगा, ठीक है। इसीलिए अगर हम फाइनल सॉल्यूशन के बारे में बात करें तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा ये और ये मिलेगा, ये इंटरमीडिएट से, ठीक है, बनता है और खत्म भी हो गया, तो ये आपको फाइनली नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम बोले फाइनल क्या लिखोगे आप, तो लिखना है आपको ये वाला, क्या लिखोगे, H2O प्लस में CO2 गैस निकलता हुआ आपको ऑब्जर्व होगा। तो क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट इज ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व देखो करोगे इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। टेस्ट ट्यूब जो कि ड्राई टेस्ट ट्यूब लिए थे, तो टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट, वो हॉट नहीं जो आप समझ रहे हो, ठीक है, ये हो जाएगा हॉट। क्यों, क्योंकि यहां पर हो रहा है एसिड बेस रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां से क्या होगा, हीट रिलीज होगा, और हीट रिलीज होने के कारण से आपका वो जो साफ सुथरा ड्राई टेस्ट ट्यूब था वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, ठीक है। हमने इक्वेशन को लिख दिया है, आप इसको चाहो तो बैलेंस भी कर लेना, और बेटर सजेशन ये रहेगा कि आप एग्जाम में जब भी केमिकल इक्वेशन को लिखोगे आप उसको बैलेंस फॉर्म में ही लिखोगे, क्योंकि अनबैलेंस चीज कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2023 में, ठीक है, 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, देखो, ए केमिकल कंपाउंड X इज यूज्ड इन ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है, एक कोई केमिकल कंपाउंड X है, उसको ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्रीज वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। जब ट्रीटमेंट उसका कराते हैं इथेनोइक एसिड से, तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट, वाटर एंड CO2। तो आप एक बात बताओ, इसमें कंपाउंड X पूछ रहा है हमसे पहला क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई X, यानी वो कंपाउंड X क्या है। आप ऐसा समझो, हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में क्या पढ़ाया है कि अगर कोई एक एसिड किसी X के साथ में रिएक्शन करता है और वो दे रहा है सॉल्ट प्लस में H2O, अगर सिर्फ इतना दे रहा है यानी कि ये X क्या होगा बाबू, ये बेस होगा। लेकिन अगर साथ में CO2 भी निकल रहा है तो ये बेस या तो कार्बोनेट होगा, मेटल कार्बोनेट, या तो बाइकार्बोनेट होगा। क्लियर है बात, इतना कुछ समझ में आया, यानी कि X जो है वो कार्बोनेट ही होगा, ये कंफर्म है, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। क्लियर है। अब समझो, हमें बोल रहा है कि एक और हिंट दिया है कि उसको हम लोग बनाते किससे हैं, ब्राइन सॉल्यूशन से बनाते हैं, और हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। तो हाइड्रेटेड फॉर्म में उसका मॉलिक्यूल क्या होगा, X का हाइड्रेटेड फॉर्म क्या होगा, तो X का हाइड्रेटेड फॉर्म जो होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ब्राइन सॉल्यूशन से क्या बनता है, तो वो बनता है Na2CO3, ठीक है। देख लो, देखिए, पेपर सोप इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो होता है अपना सोडियम कार्बोनेट,
Na2CO3। जब हम इसको करते क्या है, इसको हम लोग इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे CH3COOH, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका सोडियम इथेनोएट CH3COONA। ये वाला Na निकलकर इस H के साथ में क्या होगा, आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा एक्सचेंज हो जाएगा और साथ में आपका बनेगा H2O प्लस में CO2। तो X क्या हुआ, यहां पे X जो हो गया वो हो गया सोडियम कार्बोनेट और इसका केमिकल फॉर्मूला, ये तो केमिकल नेम हुआ, केमिकल फॉर्मूला हुआ Na2CO3, जिसको हम लोग कॉमनली एक और नाम से जानते हैं एनहाइड्रस सोडा एस। ठीक है, सोडा एस। क्लियर है बात, इतना तक समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। ये पहला का आंसर था, पहला हो गया। दूसरा में क्या बोल रहा है कि हाउ इज द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राइन, इसको मिटा देते हैं, आप देख लो, लिख लो, ठीक है। इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन से कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, देखो, तो उस प्रोसेस का जो नाम है वो है सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम है उसका, सॉल्वे प्रोसेस। इस सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, हम लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर का सॉल्यूशन। इस ब्राइन सॉल्यूशन में हम एडिशनल क्या डालते हैं, अमोनिया गैस, जिससे ये बन जाता है अमोनिकल ब्राइन। और ये अमोनिकल ब्राइन करता है रिएक्शन CO2 से और बदले में हमें दो मेजर प्रोडक्ट देता है, अमोनियम क्लोराइड प्लस में सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना, ये एक प्रोडक्ट है, ये स्टेबल प्रोडक्ट है। अब इसको हम लोग हीट करेंगे, NaHCO3 को हम लोग क्या करेंगे, थर्मली डिकंपोज कराएंगे, तो ये बनेगा Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 गैस। तो इस तरह से हमारा, अच्छा इसको आप बैलेंस करना चाहो तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लो और ये हमारा क्या हुआ, कंपाउंड X हुआ। दिस इज आवर कंपाउंड X और इसको हम लोग सॉल्वे प्रोसेस से बनाते हैं। क्या लिखोगे, इन सॉल्वे प्रोसेस ब्राइन सॉल्यूशन in addition with the ammonia and CO2 gas, they all react together and form sodium bicarbonate along with the formation of ammonium chloride. Further, this sodium bicarbonate is thermally decomposes to give Na2CO3 along with the CO2 and H2O. ठीक है, ये अपना क्या है, मेन चीज है। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व, इक्वेशन ये अपना रहा। ठीक है, दूसरा ऑफ क्वेश्चन भी ओवर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, स्टेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन द कंपाउंड X। वेरी गुड क्वेश्चन। सी ऑप्शन को देखो बाबू, Na2CO3 को जब हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे तो इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट और इसको हम लोग बोलते हैं, केमिकल नाम अभी क्या हो जाएगा, देखो अभी इसका केमिकल नाम क्या था, सोडियम कार्बोनेट, अब इसका केमिकल नेम होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और इसका कॉमनली हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा। तो ये रहा आपका ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन सी का आंसर। ठीक है, आप इसको इक्वेशन के साथ साथ में जो हम बोल रहे हैं उसको क्या करोगे, सेंटेंस के फॉर्म में भी लिखोगे। ऐसा नहीं कि केवल सेंटेंस लिख दिए इक्वेशन नहीं लिखे, ये नहीं चलेगा, और केवल इक्वेशन लिख दिया सेंटेंस नहीं लिखे, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डिटेल में करना है। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क का ये क्वेश्चन है, तो 5 मार्क के जितना आपको लिखना है। ठीक है, डिटेल में। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को जो कि पूछा गया है 2020 में। क्या क्वेश्चन है देखियो, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोरअल्कली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ ईच, यूज ऑफ ईच। ठीक है, सबसे पहले समझो क्लोरअल्कली प्रोसेस क्या है। क्लोरअल्कली प्रोसेस का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब यह हुआ कि NaCl प्लस में H2O, इसका सॉल्यूशन को, इसके सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन। उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, यानी कि हम उसमें पास करा रहे हैं करंट को। तो जैसे ही पास कराएंगे करंट को, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा और एज अ रिजल्ट आपको मिलेगा NaOH प्लस में क्लोरीन गैस प्लस में H2 गैस। ठीक है, आप इसे बैलेंस करना चाहो तो यहां 2 और यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये हुआ ब्राइन सॉल्यूशन और उसका इक्वेशन। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स और लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। तो हमें यहां पर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या मिला, जरा देखो तो। इसको थोड़ा सा ऐसे करते इधर, देखिए हमें यहां पर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या मिला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन गैस कहां दिखेगा आपको, एनोड पर मिलेगा, एनोड से निकलेगा, और ये कैथोड से निकलेगा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नियर अबाउट कैथोड ही बनता है। एनीवे हमारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, देखो सबसे पहला इसका यूज अगर हम देखें तो ये यूज होता है डी ग्रीसिंग ऑफ मेटल, डीग्रीसिंग ऑफ मेटल, यानी मेटल पर अगर ग्रीस वगैरह लगा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के हेल्प से हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, दूसरा सोप, डिटर्जेंट्स बनाने में इसका यूज होता है, इसका यूज पेपर इंडस्ट्री में होता है, इसका यूज आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज होता है। एनीवे हमसे पूछा जा रहा है एक एक एग्जाम, एक एक इंपॉर्टेंट यूज, तो आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम 2 लिख सकते हो। एक मेरा सजेशन ये रहेगा, एक पूछा जा रहा है तो एक ही मत लिखो, एक से अधिक लिखो, लेकिन कितना अधिक, तो 2 या 3 लिखो। ठीक है, इतना काफी रहेगा। देखो क्लोरीन गैस का यूज कहां कहां होता है, देखो हाइड्रोजन गैस का तो यूज हम लोग करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे कर सकते हैं, सही बात है। अमोनिया फॉर्मेशन में कर सकते हैं, जो कि अमोनिया यूज होता है फर्टिलाइजर्स में। क्लोरीन का यूज हम लोग कर सकते हैं वाटर को क्लीन करने में, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल हो गया, नदी तालाब हो गया, उसमें हम लोग इसको यूज कर सकते हैं वाटर ट्रीटमेंट के पर्पस से। ठीक है, और क्लोरीन का क्या यूज हो जाएगा, तो क्लोरीन का यूज हो जाएगा पीवीसी पाइप्स वगैरह जो होता है प्लास्टिक्स, उसको बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन से जो बना इलेक्ट्रोलाइसिस करके, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। अच्छा एक और चीज, इसका नाम, इस प्रोसेस का नाम क्लोर अल्कली ही क्यों पड़ा, क्योंकि एज अ प्रोडक्ट क्लोरीन गैस हमें बनता हुआ दिख रहा है, एज अ क्लोर पड़ गया। अल्कली का मतलब होता है सॉल्यूबल बेस, अल्कली का मतलब क्या होता है, सॉल्यूबल बेस। और ये जो हमारा NaOH भी तो बन रहा है ना, और ये NaOH क्या होता है, सॉल्यूबल नेचर का होता है, और ये बेस है क्योंकि हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये सॉल्यूबल इसीलिए अल्कली। तो इसका नाम अगर हम देखें, देखो जरा, NaOH के कारण से प्रोसेस का नाम पड़ा अल्कली, और Cl2 गैस के कारण से बना क्लोर। तो पूरे प्रोसेस का नाम हो गया क्लोर अल्कली प्रोसेस। और क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन विच इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl प्लस H2OCl का घोल। ठीक है बात, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया है। देखो ये ऐसा नहीं समझना है कि आज से 6 साल पहले का ये क्वेश्चन है, आप समझो जरा कि आपका एनसीईआरटी नहीं बदला है। ठीक है, मतलब इस चैप्टर का कंटेंट 2018 से अभी तक, इवन हम लोग जब पढ़ रहे थे तब भी वही था। ठीक है, ये बदला नहीं है, तो क्वेश्चन कैसे बदल सकता है, हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए या फिर उसी पर बेस्ड आ जाए। ठीक है, तो ये नहीं समझना है 2018 का है, 6 साल पहले का स्किप कर दो वीडियो में, या फिर उसको मतलब उतना ध्यान मत दो, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में पूछा गया था, और हमें जहां तक याद आ रहा है 21 में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जिस बेस्ड पर रही है। आप में क्या देखा जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखो द pH ऑफ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ाज इज 14, यानी कि टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा अगर हम लोग बनाते हैं तो उसका pH बोल रहा है 14 है, क्योंकि हम कोई एक सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई द सॉल्ट
राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, ठीक है, उस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसका फॉर्मेशन में जो भी इन्वॉल्व केमिकल इक्वेशन है उसको लिखना है और उसका 2 यूजेस भी लिखना है, ठीक है, उसका 2 यूजेस भी लिखना है। देखो 14 है यानी बेसिक सॉल्ट है। अब यहां पे आप समझो कि ये जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है NaHCO3 और NaHCO3 का जो केमिकल नेम है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग एक और कॉमन नाम से जानते हैं, वो क्या होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, चलो देखते हैं, हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे बना होगा। ठीक है, इक्वेशन जो इसमें इन्वॉल्व है वो होता है, देखो कैसे बनाते हैं हम लोग इसको, फॉर्मेशन करते हैं सॉल्वे प्रोसेस से। अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है, अगेन NaCl प्लस H2O ब्राइन लेते हैं, उसके साथ में थोड़ा सा हम लोग डाल देते हैं अमोनिया प्लस में CO2 गैस को पास कराते हैं, जिससे बनता है अमोनियम क्लोराइड और साथ में अपना ये बन गया NaHCO3 जो कि अपना मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन ये इन्वॉल्व है, आप देख लो इसको। ठीक है, और क्या पूछ रहा है कि राइट 2 यूजेस। यूजेस क्या है NaHCO3 का, यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ NaHCO3। सबसे पहला यूज तो यही हो गया कि पकौड़ा बनाने में। ठीक है, एक यूज है फायर एक्सटिंग्यूशर में, हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा यूज होता है एज अ एंट एसिड। ठीक है, टू रिमूव एसिडिटी। अगर स्टोमक में एसिडिटी हो गया यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस बढ़ गया तो पेन होने लगता है स्टोमक में, पेट में, उसको सही करने के लिए हम लोग कोई ना कोई एंटी एसिड यानी कि एसिड का एंटी चीज को खाते हैं और वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहा। तो अब हमारे पास 2019 का एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एसिड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। यानी कि हमें आइडेंटिफाई करना है उस एसिड और बेस को जिससे कि सोडियम क्लोराइड बना है। सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, और सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड बेस के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो। ठीक है, विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये बताना है। वाई, और या फिर यहां पर है वाई इट इज कॉल्ड एज अ रॉक सॉल्ट, यानी इसको हम लोग रॉक सॉल्ट के नाम से भी कैसे क्यों बोलते हैं, और हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म। ठीक है, देखो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, ये है NaCl। NaCl का मतलब ये हुआ कि ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज। अब देखो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज का मतलब, जैसे नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो ये एसिड है H प्लस और A माइनस, तो इसी एसिड में से H प्लस निकलता है तो ही एसिड बोलते हैं। और दूसरा है बेस B प्लस और OH माइनस, और इसमें से OH निकलता है तो ही बेस बोलते हैं। अब होता क्या है समझो कि एसिड बेस के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जिसके कारण से इसका H प्लस इसके OH से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये बनता है H2O, यानी HOH तो H2O, और ये दोनों मिलकर बन जाएगा A और B। अब जरा ध्यान समझिए, ये तो वाटर बना और ये AB क्या बना, ये AB बना सॉल्ट। क्लियर है, अब इस AB को जरा ध्यान से आप देखोगे तो AB में A क्या है, माइनस है, B क्या है, प्लस वाला चार्ज है, तो प्लस वाला चार्ज यानी A किधर से आया, A में जो माइनस चार्ज है वो कहां से आया, वो आया एसिड से, और B में जो प्लस है वो प्लस वाला कहां से आया, बेस से, ये आया बेस से। क्लियर है बात, यानी कि A माइनस यानी कि सॉल्ट के एनायन वाला पार्ट, ये पूरा क्या है, सॉल्ट है, AB क्या है, एक सॉल्ट है जिसमें कि माइनस चार्ज है, एनायन, तो सॉल्ट के एनायन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसिड रेडिकल।
और सॉल्ट के केटायन वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग बेसिक रेडिकल या फिर बेस रेडिकल। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा कि क्यों हम लोग एनायन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल एंड केटायन वाले पार्ट को बोलते हैं बेसिक रेडिकल, बिकॉज कि ये चार्ज वाला आयन कम्स फ्रॉम द एसिड, ये केटायन वाला कम्स फ्रॉम द बेस। अब हम क्या कर रहे हैं समझो, हम चाहते हैं इसी से एक एसिड बनाना और इसी से एक बेस बनाना। तो ये एसिड से आया है तो A माइनस एसिड का हो गया पार्ट और B प्लस हो गया बेस का। अब इसमें हम लोग OH जोड़ दे तो ये कंप्लीट बेस बन गया और इसमें H प्लस जोड़ दे तो ये कंप्लीट एसिड बन गया। ठीक वैसा ही AB हमारे पास दिया गया है, बट यहां पर A और B ना होकर Na और Cl है। तो बेस कौन सा होगा? प्लस वाला पार्ट होगा बेस, और Cl कौन सा पार्ट होगा? माइनस वाला पार्ट है तो एसिड होगा। ठीक है, बात बढ़िया है। अब एसिड वाला पार्ट ये है, यानी कि अगर हमको एसिड बनाना है, यानी कि बेसिकली क्या है, एसिडिक रेडिकल है, ऐसा समझ लो, बेस रेडिकल है। अगर हमको इससे बनाना है एसिड तो Na प्लस, और इससे बनाना हमें एसिड तो ये है Cl माइनस। तो Cl माइनस में H प्लस जोड़ देते हैं तो एसिड बन गया, क्योंकि Cl माइनस कैसे बना होगा? HCl ने अपना H दे दिया तो Cl माइनस बना। सिमिलरली Na प्लस से बेस बनाना है तो इसमें OH जोड़ देते हैं माइनस। ठीक है, तो यानी कि ये फाइनली क्या बना? बेस बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये एसिड फाइनली बना HCl। ये डिटेल में इतना नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट लिख दो कि एसिड एंड बेसेस विच आर प्रेजेंट इन अ सोडियम क्लोराइड, वो क्या है? बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड हो गया HCl। इतना डिटेल हम इसलिए बताएं क्योंकि एसिड और बेस को पहचानने का अगर आपको आ जाए अदर देन द सोडियम क्लोराइड, तो आप थोड़ा सा उसको रिलेट कर पाओ कैसे होगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल था कैसे जानते हैं एसिड और बेस के बारे में। ठीक है, तो एनीवे सोडियम क्लोराइड में एसिड और बेस क्या है? सोडियम से बना सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड से बना HCl, यानी HCl क्या हो गया? एसिड, और बेस क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज? तो ये सॉल्ट में देख रहे हो आपके कोई भी चार्ज यानी प्लस NaCl ये है, ना ही इसमें H प्लस है ना ही इसमें OH माइनस है। H प्लस होता है तो पानी में डिजोल्व करने पर H प्लस रिलीज होता है, OH माइनस होता है तो पानी में रिलीज डालने पर OH माइनस निकलता है। H प्लस निकलने के कारण से हम इसको बोल सकते थे एसिडिक सॉल्ट, OH माइनस निकलने के कारण से हम इसको बोल सकते हैं बेसिक सॉल्ट, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि ये एक तरह से क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। और न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से। और आपको पता है अभी कि इसमें कौन कौन सा एसिड और बेस है? तो HCl है और NaOH है, और ये दोनों ही क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। क्लियर है बात? ठीक है, अगला पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट इसका अनदर नाम है। समझिए, NaCl का जो सोर्स है वो तो समुद्र है, सबसे लार्जेस्ट, उसको बोलते हैं समुद्र से जो निकला सॉल्ट उसको सी सॉल्ट बोल दिए। लेकिन कुछ होता है क्या कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले लेक्स या फिर ओशियंस सूख गए, अब इवापोरेट हो गया उसका सारा पानी, तो इवापोरेट हो गए तो उसमें हैलाइट्स वगैरह भी तो मिला रहता है ना, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, बहुत सारा चीज होता है। अब ये तो इवापोरेट हो नहीं सकता है, तो ये क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है, समुद्र के अंदर जो रॉक्स होते हैं आसपास में, उसी पर जाकर वो चिपक जाता है। जब सॉलिड चीज है तो पानी में घुला है, लेकिन पानी ही उड़ जाए तो वो क्या होगा? वो जाकर डिपॉजिट हो जाएगा नीचे में। ठीक है, नीचे में साइड में जहां उसको डिपॉजिट होने की जगह मिले तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो अब रॉक पे जो डिपॉजिटेड चीज है उसी से, उसी हैलाइट से ही, इसको हम लोग बोलते हैं हैलाइट्स भी, HALITE, हैलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसी हैलाइट से हम लोग NaCl को निकालते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रॉक सॉल्ट। ठीक है, और ये कैसे बनता है? तो हमने आपको बताया कि इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इवापोरेशन ऑफ ओशियंस, लेक्स अ मिलियंस ईयर एगो, विच रिजल्ट्स इन द डिपोजिशन ऑफ हैलाइट्स, ठीक है, ऑन द रॉक्स। तो ये कंप्लीट आंसर रहा आपके इस क्वेश्चन का। आई होप आप समझ गए होंगे। इक्वेशन सारा कुछ लिखोगे, मतलब इतना ये सब डिटेल नहीं, लेकिन जो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है आप वो सारा इक्वेशन लिखोगे, और साथ साथ में लैंग्वेज सेंटेंस में भी लिखना है आपको। ठीक है, तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है,
हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, पहला क्वेश्चन। गिव इट्स केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सिंस द स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट एंड नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट, ठीक है। देखो वॉशिंग सोडा, आप एक स्टेटमेंट यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे स्टेटमेंट, देखो मैं जो बोल रहा हूं वही लिखोगे, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम बाइकार्बोनेट बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है देखो ना, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, इससे हमको बनाना है वॉशिंग सोडा, जिसका कॉमन नेम तो वॉशिंग सोडा हो गया और इसका जो केमिकल नेम हो गया वो हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें फर्क यह है कि ये हाइड्रेटेड है और ये एनहाइड्रेटेड है। तो फर्क यह है कि अगर हम इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O को ऐड कर दे तो ये बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि शुरू में तो यही रहता है, इसको इवापोरेट कर दिया गया, नहीं हीट करके इसको इवापोरेट कर दिया, तो ये एनहाइड्रस बन गया। अब ये हटा दिया गया तो वापस इसको जोड़ दो ना, वापस से जोड़ दो, यानी कि वापस से क्रिस्टलाइन कर दो तो ये बन जाएगा। तो ये इक्वेशन अपना ये है। आप इसको अगर देखोगे बैलेंस करने की जरूरत होगा तो कर लोगे, नहीं है वैसे ये बैलेंस है। दूसरा में है कि ये कौन सा टाइप ऑफ सॉल्ट है, तो ये टाइप ऑफ सॉल्ट है बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है ये, बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय इट। समझो, हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है, हार्डनेस वो होता है दो तरह का, एक होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पररी। टेम्पररी के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहां पर इसका यूज नहीं है। परमानेंट हार्डनेस जो वाटर में होता है, हार्डनेस का मतलब क्या होता है, देखो वाटर दो तरह का होता है, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर का मतलब जो साबुन या फिर डिटर्जेंट के साथ में झाग बनाए, लेथर बनाए, उसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। जो झाग नहीं बना पाता है उतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, जितना क्वांटिटी होता है, जितना बनता है, नहीं बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जब हम आए तो दो तरह का हार्डनेस होता है, यानी कि उसमें हार्डनेस का रीजन दो होता है, एक तो परमानेंट हार्डनेस, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्यों होता है, क्योंकि उसमें मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम कैल्शियम के क्लोराइड्स, सल्फेट्स वगैरह उसमें मिले होते हैं। जैसे क्लोराइड्स के बारे में बात करें तो उसमें CaCl2 बनेगा, मिला रहेगा, MgCl2 मिला रहेगा, ठीक है। इसका सल्फेट्स भी CaSO4, MgSO4, ये सब डिसॉल्व रहता है। तो इनके कारण से वाटर में अगर ये सब डिसॉल्व है तो परमानेंट हार्डनेस होता है। और सोडियम यानी वॉशिंग सोडा इसी टाइप के हार्डनेस को ही रिमूव करने में यूज किया जाता है। हार्डनेस कौन सा, परमानेंट हार्डनेस, कौन सा टाइप का, तो आप लिखोगे परमानेंट टाइप ऑफ हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय द यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2018 का, बट ये क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का, बट इसको इसमें ले रहे हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि मतलब हर एक क्वेश्चन को हर एक। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 2018 का और ये चैप्टर है तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2018 का और ये क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। बट इस क्वेश्चन को इसमें ले रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और उसमें कवर नहीं हो पाया था, इसमें ऐड कर दिए। देखो एक और चीज कि इस क्वेश्चन के बेस पर हमने पहले से ही कुछ कुछ लिख कर रखा है ताकि while explaining the question हमें ये सब बनाने की जरूरत ना पड़े और आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो एनीवे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए स्टूडेंट एडेड पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है, इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, जिसमें कि आयरन सल्फेट है ए में और बी में क्या है, कॉपर सल्फेट। हमने यहां पर बना दिया, देखो ए टेस्ट ट्यूब, बी टेस्ट ट्यूब, ए में क्या है आयरन सल्फेट, बी में क्या है कॉपर सल्फेट और दोनों में एल्यूमिनियम डाला जा रहा है, ठीक है। इन सेकेंड पार्ट ऑफ हर एक्सपेरिमेंट सी एडेड आयरन मेटल in test tube C and D which contains or containing
एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। देखो सी में एल्यूमिनियम सल्फेट है, डी में कॉपर सल्फेट है और इसमें आयरन को डाला जा रहा है। अब हमसे ये बोल दिया और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच टेस्ट ट्यूब्स सी ऑब्जर्व, इन विच टेस्ट ट्यूब सी विल ऑब्जर्व द कलर चेंज। ठीक है, ध्यान से समझो, जब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होगा तो अपने आप कलर चेंज दिख जाएगा, ठीक, और आपको पूरा कंक्लूजन पता चल जाएगा। बट थ्योरेटिकली हमें समझने के लिए हमारे पास एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज में सारे मेटल्स को अरेंज किया जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर में। ठीक है, बट यहां पर हमें 3 मेटल के बारे में बात किया जा रहा है, तो उन्हीं तीनों मेटल में हम रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर देख लेते हैं। तो सबसे टॉप पर होता है एल्यूमिनियम, उसके बाद में होता है आयरन और सबसे कम होगा कॉपर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पर सब में होगा बिटवीन द मेटल एंड कंपाउंड, मेटल एंड कंपाउंड, यानी कि ए और बी सी में रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन कब होगा? देखो, जब ए का रिएक्टिविटी बी से, ये ए है और ये मेटल बी है, जब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा तो रिएक्शन होगा, और ऐसे अगर रिवर्स हो गया तो रिएक्टिविटी नहीं होगा। ठीक है, और हम कंसीडर कर रहे हैं कि रिएक्शन हो रहा है तो कुछ ऐसे होगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ए के साथ में हो जाएगा सी और बी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने बी को बी सी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इसी आधार पर हम देखते हैं रिएक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता। देखो जरा ध्यान से, एल्यूमिनियम और आयरन के बीच में, आयरन सल्फेट के बीच में जब रिएक्शन होगा तो टक्कर किसके बीच होगा? आयरन एंड एल्यूमिनियम के बीच में। तो जो इस रिएक्शन को होने के लिए आयरन यानी एल्यूमिनियम का ग्रेटर होना होगा रिएक्शन फेरस से, आयरन से, तो ये होता है, देख लो होता है, तो इसमें रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में Fe। आप इक्वेशन को लिख लोगे। ठीक है, यहां पर एल्यूमिनियम और कॉपर सल्फेट के बीच में जब रिएक्शन होगा तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर के बीच में रहेगा, और यहां पे क्या होगा? एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन कॉपर। रिएक्टिविटी वाइज तो रिएक्शन होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस में कॉपर बन जाएगा। सेकेंड पार्ट में देखो, आयरन और एल्यूमिनियम के बीच में जब होगा तो आयरन तो हो जाता है लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि ये रिएक्शन होगा, ये भी होगा, बी वाला भी, और सी वाला नहीं होगा। डी वाले में आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में जब होगा तो आयरन तो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये रिएक्शन भी होगा, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, कॉपर सल्फेट से आयरन, और बनेगा फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर। जब कॉपर सल्फेट था तो उसका कलर था सॉल्यूशन का ब्लू, लेकिन जैसे ही आयरन डाला गया तो कुछ समय के बाद में ग्रीन हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट जो पहले था अब बन गया फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू, सॉरी ग्रीन। ठीक है, तो इस कंक्लूजन में हम क्या देख रहे हैं कि जो कलर चेंज हमको दिख रहा है वो दिख रहा है ए में, बी में और डी टेस्ट ट्यूब्स में कलर चेंज हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, राइट। और आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट विच ऑफ द मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड वाई। देखो, एल्यूमिनियम ने क्या किया? आयरन को भी डिस्प्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम ने कॉपर को भी डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि एल्यूमिनियम सबसे पावरफुल। बट आयरन एल्यूमिनियम को तो नहीं कर पाया, बट आयरन ने कॉपर को किया है, यानी कि आयरन और कॉपर में आयरन जीता और एल्यूमिनियम ओवरऑल जीता। तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो दिख रहा है वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। और इसका रीजन क्यों है? बिकॉज एल्यूमिनियम कैन डिस्प्लेस आयरन एज वेल एज कॉपर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसी के साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का पीवाईक्यू का क्वेश्चन ओवर होता है। ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, अच्छे से उसको देखे होगे, समझे होगे, और इसमें जो भी टिप्स बताए गए हैं आप उसको अपने एग्जाम में इंप्लीमेंट करोगे ताकि आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छा आ सके, आप अच्छा परफॉर्म कर सको। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के पीवाईक्यू के साथ, और आपका तैयारी इसी के साथ चलता रहेगा। आपको हर तरह का यूजफुल वीडियोस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक हो सके। थैंक यू।